नमस्कार दोस्त, आज हम एक कहानी अधिकार लेके आए। पापा जी, कल मैं बाजार गई थी, वहाँ से 3 साड़ियाँ लेकर आई थी, पर अब बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ कि कौन सी साड़ी दीदी को दे दूँ। और ज़रा इनमें से बताइए दीदी पर कौन सी अच्छी लगेगी, जो आपको पसंद आई हो हम दीदी के लिए रख दें। फिर बचे भाभी और मैं, तो हम दोनों देवरानी जेठानी एक एक करके साड़ी ले लेंगे। बस आप दीदी के लिए साड़ी पसंद कर दीजिए। चुलबुली सी नेहा अपने पिता समान ससुर शर्मा जी से पूछती है। शर्मा जी बोले, छोटी बहू, तुम्हारा रंग तो दूध जैसा सफ़ेद है, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा। और बड़ी बहू इतनी स्वभाव की इतनी शांत स्वभाव की है कि उसे जो भी दे दोगे वह खुशी खुशी रख लेगी। पर बबीता, वह तो बचपन से ही लाड प्यार में पली है, क्योंकि 2 भाइयों पर अकेली बहन, जो थोड़ी सी वह जिद्दी किस्म की है। जानती हो, तुम्हारी सास के जाने के बाद तीनों बच्चों को पालना मेरे लिए बड़ा कठिन था। पर सच कहूँ तो बेटों से ज़्यादा मुझे बबीता को पालने में दिक्कत हुई थी। अब तुम समझ सकती हो कि उसकी पसंद नापसंद कब बदल जाती है। कुछ पता नहीं, बेहतर होगा कि तुम बड़ी बहू नीलम से पूछ लो। वैसे भी बेटा मुझे मालूम है तुम दोनों कभी अपनी नंद के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। इतना कहते हुए शर्मा जी प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए चले गए। दरअसल नेहा की नंद बबीता दिवाली पर मायके आने वाली थी। उसी की तैयारी नेहा कर रही थी। घर की साफ सफाई उसने पहले ही कर ली और मिठाई और पकवान बनाने की जिम्मेदारी नीलम बहू की थी, तो नंद की खातिरदारी और उसे उपहार देने की जिम्मेदारी नेहा के जिम्मे आई थी। जब नेहा को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपनी माँ सुशीला जी को फ़ोन किया और बोली, माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बबीता दीदी पर कौन सा रंग खिलेगा, आप ही बताइए ना। मैंने आपको फ़ोन में कुछ साड़ियों की तस्वीर भेज रही हूँ, किसी एक को पसंद करके बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद किसी भी बात को लेकर दुखी हो। आप जानती हैं ना मेरे ससुर जी, हम दोनों बहुओं को बेटी जैसा प्यार देते हैं, तो ऐसे में हमारा भी तो फर्ज बनता है माँ की, हम उनकी बेटी को उनके मायके में कोई कमी ना होने दें। सुशीला जी बोली, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शर्मा जी जैसे ससुर मिले हैं और वहाँ तुम्हें पिता का स्नेह मिल रहा है, जिससे तुम्हारा बचपन वंचित रहा था। तुम दोनों जेठानी देवरानी के विचार इतने अच्छे हैं कि बबीता के साथ कभी नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती। वैसे बबीता का रंग भी तो साफ ही है, तो उस पर लाल रंग बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने देखा है वह अक्सर गहरे रंग पहनती हैं, तो तुम उसे लाल या नीले रंग की साड़ी दे सकती हो। नेहा बोली, आप नहीं जानती माँ, आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानियाँ हल कर दी। मैं कितने दिनों से दुविधा में थी कि कौन सी साड़ी उनको दूँ। किसी से भी पूछती तो वह मुझ पर छोड़ देता और मुझे लगता कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए ठीक है माँ, मैं उनके आने की तैयारी करती हूँ, फिर उनके जाने के बाद आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। प्रणाम माँ। इतना कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। कुछ रोज़ बाद दिवाली आई। घर में बहुओं के साथ बेटी की भी रौनक छाई हुई थी। शर्मा जी पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थे। दिवाली खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक जगह बैठकर पकौड़े खा रहा था।
सब चाय पीते हुए ठहाका लगाकर हंस रहे थे, तो नेहा भी अपना काम निपटाकर सबके साथ आकर बैठ गई। तभी अचानक सबके सामने बबीता बोली, छोटी भाभी, आप भी अजीब हैं। आपको तनिक भी तमीज़ नहीं है कि बाबूजी के सामने आने से पहले कम से कम सिर पर पल्लू तो रखना चाहिए। और तो आप इनके और बड़े भैया के सामने ही बैठकर चाय पीने लगीं। कल भी मैंने देखा था, आज बाबूजी के सामने खाना लेकर बैठ गई थी। बेशर्मी की हद होती है भाभी, लगता है सब शर्म लिहाज आप अपने मायके में छोड़ आईं। नेहा बबीता की बात से चिढ़ जरूर जाती है, पर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की कही हुई बात याद आई कि उसके घर में सास नहीं है और दो भाई पर अकेली एक बहन है जो सबसे छोटी है, इसलिए नकचढ़ी और मनमौजी है। दरअसल बबीता की शादी उसी शहर में एक साधारण घर के परिवार में हुई थी और बबीता के पति बैंक में हैं, तो सुबह 10 से 5 बैंक चले जाते हैं, तो कभी कभार महीने में एक आध बार बबीता को सुबह उनके मायके छोड़ते हुए बैंक चले जाते थे। बबीता कभी मायके रुक जाती तो कभी उसी दिन शाम में वापस चली जाती, पर इस बार तो वह दिवाली पर आई थी जो आराम से रह रही थी। नेहा के माथे पे लकीर देखकर शर्मा जी बोले, बबीता, तुम तो यहाँ आती जाती रहती हो बेटा, और तुम्हारी दोनों भाभियाँ तुम्हारा बहुत आदर सत्कार भी करती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बड़ी भाभी तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने ही तुम्हारी शादी के सब रस्मों रिवाजें निभाई थी। बबीता बोली, मैं जानती हूँ बाबूजी, पर आप मुझसे भटक रहे हैं। यहाँ नेहा भाभी की बात हो रही थी, फिर आप मुझे यह सब अभी क्यों बोल रहे हैं? शर्मा जी बोले, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद आज मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, पर मुझे लगता है कि हर माँ अपनी बेटी को विवाह के बाद भी छोटी मोटी बातों के लिए कहती ही रहती हैं। क्या तुम्हें याद है बबीता, जब तुम्हारी माँ गुजर गई थी उस समय तुम महज 11 वर्ष की रही होगी और तुम्हारे छोटे भैया की उम्र 18 की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बच्चों को कैसे दुनियादारी सिखाऊं। तब मैंने हारकर तुम्हारे बड़े भाई मुकेश, जो एकमात्र 25 साल का हुआ ही था, उसकी शादी नीलम से कर दी थी, ताकि घर संभालने वाली औरत आए और घर गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। बबीता बोली, हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ। बड़ी भाभी बहुत ही नेक और शांत स्वभाव की हैं। वह सारा काम मन से करती आई हैं। मुझे और छोटे भैया को अपने छोटे भाई बहन जैसा लाड प्यार करती थी, तभी तो हम दोनों भाई बहन भी नीलम भाभी को माँ का दर्जा देते हैं। शर्मा जी बोले, वाकई बड़ी बहू स्नेहमयी स्त्री की भांति है, पर नेहा बहू ठीक उसके विपरीत है, जो कि आजकल की लड़कियां हैं और अपनी नंद और फालतू के रिश्तेदारों की बकवास की बातें सुन तो लेती हैं, पर दूसरे कान से निकाल भी देती हैं। नेहा की आंखें भर आई, पर खुद को संभालते हुए उसने सबके सामने कहा, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि ननद भाभी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती है। सासू माँ भी नहीं है, ऐसे में छोटी नंद को नाराज़ करना तो ठीक नहीं है। फिर हम दोनों देवरानी जेठानी का मन कैसे लगेगा? बीच में नेहा को बोलते देखा,
बबीता गुस्से में बोली, आपको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? आपके घर वाले ने आपको यह नहीं सिखाया कि दो लोगों जब बातें करते हैं तो बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए? ऐसे तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं, आप पर सारा ज्ञान क्या मायके में छोड़कर आई हैं? मुझे तो लगता है यह सब ससुराल में ज़्यादा आज़ादी मिलने का नतीजा है कि आप अपनी हद भूल रही हैं। तो जब तक हम बात कर रहे हैं आप चुप रहिए। शर्मा जी के सामने ही बबीता ने नेहा को सुनाने लगी। नेहा से अब रहा नहीं गया, क्योंकि बबीता उसके चरित्र और आचरण की बात तक जा पहुंची थी। नेहा के सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा, माफ़ कीजिएगा नंदरानी, जब हम बहुओं को हमारे ससुर जी ने ही आज़ादी दी है ससुराल में रहने और खाने पीने की, तो आप हमारे पैरों पर जंजीर क्यों बांधना चाहती हैं? बाबूजी का ही कहना था कि दोनों बहुएं बेटी जैसी हैं और घर में आराम से रहें, औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सबके साथ बतलाती हूँ। और बाबूजी तो हमारे पिता जैसे हैं और इनको कोई एतराज़ नहीं, तो फिर आप क्यों बार बार बीच में कूद रही हैं? माफ़ कीजिएगा आप सब पर दीदी जी, आप मुझे बड़ी भाभी समझने की गलती कभी मत कीजिएगा, जो दूसरों के लिए अपने मन को मारती रह जाए। मैं भी आप लोगों से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना बड़ी भाभी करती हैं, पर मेरा आत्मसम्मान सबसे पहले है। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ बाबूजी? शर्मा जी की नज़रें आप अपनी बेटी की वजह से बहू के सामने झुकी हुई थी, तो नेहा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बाबूजी आपकी नज़र कभी झुके ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगी। मुझे गर्व है, आप मेरे ससुर हैं और मेरी दीदी, हम सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बाबूजी के साथ हम उठते बैठते हैं ताकि इनको माँ की याद ना आए। कितना अच्छा लगता है एक साथ खाना, बातचीत करना, पर आप तो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ रंग में भंग जरूर डालती रहती हैं। यह भी आपका घर है और ससुराल भी, दोनों जगह में सामंजस्य बनाए रखा कीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। इतना कहकर नेहा उदास सी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। नेहा के जाते ही हर कोई उदास हो गया। नेहा का पति मानव धीरे से अपने बड़े भाई मुकेश से बोला, बड़े भैया, यह नहीं होना चाहिए था। आप तो जानते हैं नेहा ने कभी इस घर को पराया नहीं समझा, बस हर किसी की खुशी चाहती है। वह हर किसी के मन में नेहा के लिए प्रेम देखकर कहीं ना कहीं बबीता को जलन महसूस हो रही थी। उसने सबका ध्यान अपनी ओर करने के लिए शर्मा जी से कहा, बाबूजी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। बड़ी भाभी आज तक मुझसे ऊंचे स्वर में नहीं बोली, और यह कल की आई हुई छोटी भाभी इतनी हिम्मत आवाज़ सुनाई। ज़रा यह तो हमारे ही घर में हमारे सिर पर डांस कर रही हैं। शर्मा जी के सब्र का बांध टूट गया और वह तेज आवाज़ में बोले, बबीता, यह तुम क्या बोल रही हो? तमीज़ और संस्कार को ताक में रखाई हो क्या? ओह, भाभी हैं तुम्हारी, क्या तुम यह नहीं जानती कि जिस तरह तुम्हारी माँ नहीं है वैसे ही उसके पिता भी संसार में नहीं हैं। इसलिए मैं उसे उनके पिता जैसा स्नेह देता हूँ। इसमें क्या गलत है? आखिर बहू भी तो बेटी समान होती है। बबीता मुँह बनाते हुए बोली,
बोली, पर है तो वह आपकी बहू ही ना। शर्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसने समझाते हुए बोला, बड़ी बहू के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि वह बेचारी कभी भी कुछ नहीं कह सकी, बस जिम्मेदारियों को निभाती रही। और तुम्हारी शादी मानव की शादी में एक विवाहित जोड़ा ही चौका की रस्म करेगा, ऐसा कुछ किसी ने कहा था। और मैं ठहरा विधुर, इसलिए तेरे भैया भाभी ने सब कुछ किया। नेहा भी जब से आई है सारे घर के काम काज करती है और बड़ी बहू का भी बहुत ख्याल रखती है। तो सोचो मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे संस्कारी, सलीकेदार, सभ्य, सुशील बहुएं मिली हैं। बेटा, तुम अपने घर बार संभालो और अपनी भाभियों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करो। तभी नीलम, जो ज़्यादा बोलती नहीं थी, आगे बढ़कर बोली, बबीता, तुम बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन और बेटी समान समझता तभी समझा रही हूँ। नेहा के बातचीत करने के ढंग से जब बाबूजी को हम किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो तुम क्यों चौधरीयाई बनती हो? तुम्हारी कोई छोटी नंद तो नहीं रहती है ना? और ऐसा ही आचरण वह हमारे साथ या तुम्हारे साथ करती, तब तुम्हारी समझ में आ जाता। चुप रहने वाली नीलम की बात आज बीता तो तीर की तरह चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, बड़ी भाभी, आप भी यह सब नेहा भाभी के साथ रहने का असर है कि आप भी बदल गई हैं? इतना कहकर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बबीता अपने ससुराल चली गई। नेहा अपने ससुर जी और अपनी जेठानी की अति श्रप प्रेम, दुलार एवं ममता की बातें सुनकर भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह झट से भागकर नीलम के गले लग गई और बोली, भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं। और बाबूजी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे कभी अपने पिताजी की कमी नहीं खली। आपने मुझे इतना दुलार जो दिया था, मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी दीदी के मन में खटास है मैं उसे प्रेम से मिटा दूँगी। पक्का? शर्मा जी बोले, नहीं बहू, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि अपना आत्मसम्मान नीचे गिर जाए। और मैं तुम्हें ससुराल में आज़ादी से रहने का अधिकार दिया है, तो तुम्हारी नंद हो या तुम्हारा पति, वह आज़ादी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरे घर का मान सम्मान हो। कुछ रोज बाद नेहा ने बबीता को फ़ोन किया और उसने अपनी बात अच्छे से कहकर समझाया, तो बबीता भी समझ गई। अब वह हर दूसरे दिन मायके नहीं आती थी, महीने में एक आध बार, और तीज त्योहार पर ही मायके आती थी। इससे रिश्ते के बीच का तालमेल बना रहता था। शर्मा जी भी यही चाहते थे। दोस्त, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा ये मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।